आप बैठिए तो आई आई बोलो। स्टार्ट। नमस्कार, मैं मीनाक्षी यादव, प्रवक्ता SCERT लखनऊ। पिछली क्लास में हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन के टॉपिक में भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना के अंतर्गत मगध के उत्कर्ष, मौर्य काल पर विस्तार से चर्चा के साथ गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास पर विस्तार से चर्चा किया था। आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम लोग गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर बातचीत करेंगे। मौर्य राजाओं के विपरीत गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की। इससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया। राजपद वंशगत था, परंतु राजसत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। राजगद्दी हमें ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलती थी। राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलती थी। इससे अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिसका लाभ सामंत और उच्चाधिकारी उठा सकते थे। गुप्त राजाओं ने ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान दिए। ब्राह्मणों ने राजा की तुलना विभिन्न देवताओं से करके उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया। राजा को रक्षा और पालन करने वाले भगवान विष्णु के रूप में देखा जाने लगा और राजसत्ता की देवी लक्ष्मी विष्णु के पत्नी के रूप में सिक्कों के पृष्ठ भाग पर सदा अंकित होती रही। गुप्त सेना की संख्या ज्ञात नहीं है। लगता है राजा स्थायी सेना रखता था और सामंतों द्वारा समय समय पर प्रदत्त सेनाएं उसकी पूरक होती थी। अश्वचलित रथ के स्थान पर घुड़सवारों का महत्व बढ़ गया था। घोड़े पर सवार होकर तीर चलाना अच्छा रण कौशल था। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, परंतु वाणिज्य करों की संख्या घटी। संभवतः राज्य उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लेता था। इसके अतिरिक्त जब भी राजकीय सेना गांवों से गुजरती थी तो उसे खिलाना पिलाना स्थानीय प्रजा का कर्तव्य होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले राजकीय अधिकारी अपने निर्वाह के लिए किसानों से पशु, अन्न, खाट आदि वस्तुएं लेते थे। मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार यानी निःशुल्क श्रम भी कराया जाता था, जिसे वृष्टि कहते थे। पहले की अपेक्षा गुप्त काल में न्याय पद्धति अधिक विकसित थी। इस काल में अनेक विधि ग्रंथ संकलित किए गए। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून यानी व्यवहार विधि और दंड विधि भली भांति परिभाषित और पृथक हुए। चोरी और व्यभिचार फौजदारी कानून में आए और संपत्ति संबंधी विविध विवाद दीवानी कानून में।
उत्तराधिकार के बारे में विस्तृत नियम निर्धारित हुए। पहले की बात ही बहुत सारे नियमों का आधार वर्ण भेद रहा। नियम कानून बनाए रखना राजा का कर्तव्य रहा। राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता से करता था। शिल्पी बणिक आदि के संगठनों, जिन्हें हम श्रेणी भी कहते हैं, पर उनके अपने ही नियम लागू होते थे। वैशाली से और इलाहाबाद के निकटवर्ती बीटा से प्राप्त मुहरों से पता चलता है कि गुप्त काल में श्रेणियां अच्छी अवस्था में चल रही थी। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। राज्य कई भुक्ति अर्थात प्रांतों में विभाजित था। हर भुक्ति एक उपरीक के प्रभार में रहती थी। भुक्तियां कई विषयों अर्थात जिलों में विभाजित थी। हर विषय का एक प्रभारी होता था जिसे विषयपति कहते थे। पूर्वी भारत में प्रत्येक विषय को वीथियों में बांटा गया था और वीथियां जो है ग्रामों में विभाजित थी। ऐसा आप आधुनिक काल में भी देख सकते हैं। हमारा जो पूरा देश है छोटे छोटे अनेक जो है प्रांतों में डिवाइड है और प्रांत जो है जिलों में, जिले आपके तहसील, ब्लॉक और ग्राम में डिवाइड है। उसी तरह गुप्त काल में भी आप देख सकते हैं। आगे गुप्त काल में गांवों का मुखिया अधिक महत्वपूर्ण हो गया। वह ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कामकाज देखता था। ग्रामों और छोटे छोटे शहरों के प्रशासन से प्रमुख स्थानीय लोग जुड़े हुए थे। इनकी अनुमति के बिना जमीन की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती थी। नगर के प्रशासन में व्यवसायियों के संगठन, जिन्हें हम श्रेणी कहते हैं, की अच्छी साझेदारी रहती थी। वैशाली से प्राप्त सीलों से प्रकट होता है, सील मतलब मुहरें जो मिली है वैशाली से, कि शिल्पी बणिक और लिपिक एक ही संस्था में काम करते थे और इस हैसियत से वे स्पष्टतः नगर के कार्यों का संचालन करते थे। उत्तरी बंगाल, आधुनिक बांग्लादेश के कोटी वर्ष की प्रशासनिक परिषद में मुख्य बणिक, मुख्य व्यापारी, मुख्य शिल्पी शामिल थे। भूमि के अनुदान या खरीद बिक्री में उनकी सम्मति आवश्यक समझी जाती थी। शिल्पियों और बणिकों के अपने अलग अलग संगठन थे। बीटा और वैशाली के शिल्पियों और बणिकों की अलग अलग श्रेणियां हमें ज्ञात हैं। मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की अपनी खास श्रेणी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में तेलियों की अपनी श्रेणियां थी। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रेणियों, खासकर बणिकों की श्रेणियों को कई खास छूटों की सुविधा दी गई थी। हर हालत में श्रेणियां अपने सदस्यों के मामले देखती थी और श्रेणियों के नियम कानून पर परंपरा का उल्लंघन करने वालों को सजा दे सकती थी। इस प्रकार की प्रशासन पद्धति केवल उत्तरी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ही लागू थी, जहां गुप्त राजा अपने अधिकारियों की सहायता से प्रत्यक्ष शासन करते थे। साम्राज्य के अधिकतर भाग सामंतों या मंडलेश्वरों के हाथ में थे, जिनमें से अनेकों को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया था। साम्राज्य के सीमावर्ती सामंतों के 3
तीन ही कार्य होते थे। पहला, वे सम्राट के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर सम्मान निवेदन करते। दूसरा, नजराना चढ़ाते और विवाहार्थ अपनी पुत्री समर्पित करते थे। लगता है कि इसके बदले उन्हें अपने क्षेत्र पर अधिकार का शासन पत्र मिलता था। गरुड़ छाप वाली राजकीय मुहर जिन शासन पत्रों पे हैं, वे सामंतों द्वारा जारी की गई प्रतीत होती हैं। गुप्त काल में पुरोहितों और प्रशासकों को क्षेत्र विशेष में ग्राम अनुदान के द्वारा कर ग्रहण और शासन करने की रियायत दी जाती थी, जिससे सामंत तंत्र को बल मिला। भूमि अनुदान प्रथा, जो अग्रहार के नाम से प्रसिद्ध थी, का प्रारंभ दक्कन में सातवाहनों ने किया और गुप्त काल में खासकर मध्य प्रदेश में यह सामान्य परिपाटी बन गई। पुरोहितों और अन्य धर्माचार्यों को करमुक्त भूमि दान में दी जाती थी और उन्हें वैसे सभी कर उगाहने का अधिकार भी दे दिया जाता था, जो अन्यथा राजकोष में जाते। जो ग्राम दान में दे दिए जाते थे, उनमें राजा के अधिकारियों और अमलों को प्रवेश करने का हक नहीं रहता था। अनुदान भोगी वहां के अपराधियों को सजा भी दे सकता था। गुप्त काल में अधिकारियों को वेतन का भुगतान जमीन देकर किया जाता था कि नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। स्वर्ण मुद्रा की अधिकता से पता चलता है कि ऊंचे अधिकारियों को नगद वेतन देने की परिपाटी चलती थी, किंतु उनमें से कुछ न कुछ अधिकारी अपना वेतन भूमि के जरिए भी प्राप्त करते थे। चूंकि समाज के प्रशासन संबंधी बहुत सारे काम सामंतों और अनुदान भोगियों के हाथों से ही संपन्न हो जाते थे, इसलिए मौर्यों की भांति गुप्तों को अधिक अधिकारी वर्ग रखने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत अधिक अधिकारी रखना इसलिए भी अनावश्यक हो गया क्योंकि मौर्य राज की भांति गुप्त राज्य बड़े पैमाने पर आर्थिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं था। ग्राम और नगर के प्रशासन में शिल्पियों, बड़िकों, श्रेष्ठियों आदि के भाग लेने से अधिकारियों का लंबा तांता अनावश्यक रह गया। गुप्तों का मौर्यों की भांति ना लंबा चौड़ा प्रशासन तंत्र, ना उन्हें इसकी आवश्यकता थी। कई दृष्टियों से गुप्तों की राजनीतिक प्रणाली में सामंती रंग दिखाई देता है। इस तरह से आप समझ के होंगे गुप्त, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं गुप्त प्रशासन और मौर्य प्रशासन में क्या अंतर है। आगे बढ़ती है गुप्तों की गुप्त काल के आर्थिक जीवन पे चर्चा करते हैं। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की कुछ झलक हमें चीनी बौद्ध यात्री फाहयान के यात्रा वृत्तांत से मिलता है, जो गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों में घूमा था। अन्य बातों के अलावा वह हमें बताता है कि मगध नगरों और धनवानों से भरा पूरा था और धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण करते थे और उसके लिए दान देते थे। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई हैं। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उपप्रकारों में पाई जाती हैं। इन पर गुप्त राजाओं के स्पष्ट चित्र हैं और इनसे उनकी युद्ध प्रियता और कला प्रियता का संकेत मिलता है। हालांकि इन मुद्राओं में स्वर्ण का अंश उतना शुद्ध नहीं है जितना कुषाण मुद्राएं थी। तथापि ये न केवल सेना और प्रशासन के अधिकारियों को वेतन चुकाने में, अपितु भूमि की खरीद बिक्री संबंधी आवश्यकता की पूर्ति में भी सहायक हुई।
गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन-देन में चलते थे, क्योंकि पश्चिमी शासकों ने यहाँ चांदी के सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान था। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिले हैं। इससे प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाण समय में होता था उतना अब नहीं रहा। पहले के काल में व्यापार में वृद्धि होने के कारण बड़े और पहले के काल में व्यापार में वृद्धि होने के कारण नगर बढ़े और समृद्ध हुए। गुप्त काल के आरंभिक दौर में यह समृद्धि जारी रही, न केवल भारत के भीतर और पश्चिमी एशिया के साथ, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी व्यापार होता था। बहुत से व्यापारी माल लेकर विदेशों में जाने लगे और उससे भारी मुनाफे पर बेचने लगे। व्यापार में वृद्धि के साथ साथ समुद्री यात्रा और जहाज निर्माण के ज्ञान में भी वृद्धि हुई। पहले से बड़े जहाज बनाए जाने लगे और पश्चिमी तथा पूर्वी तटों के बंदरगाहों में पहले से अधिक जहाज झुंड बनाने लगे। गंगा के डेल्टा में स्थित ताम्रलिप्ति, जो पहले भी आ चुका है जब हम गुप्त काल का आर्थिक जीवन पढ़ रहे थे। ताम्रलिप्ति ये बंगाल में है, ये आधुनिक मिदनापुर का जिला इसके अंतर्गत आता है। गंगा के डेल्टा में स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के स्वर्ण भूमि, ये आधुनिक म्यांमार है, यव द्वीप जिसे जावा कहते हैं, और कंबोडिया जैसे देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार होता था। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह थे भड़ोच, सोपारा और कल्याण, ये आधुनिक गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ से जहाज जो है दक्षिण पूर्व जाते थे। व्यापार के साथ साथ भारतीय धर्म और संस्कृति, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा, कला तथा भारतीय संस्कृति के अन्य रूप दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचे। दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति के कुछ पहलुओं को पसंद किया और उन्हें अपना लिया। हालांकि उन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति को भी कायम रखा। आज भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति के बीच अनेक बातें समान है। मालाबार तट पर स्थित अनेक बंदरगाहों से भारतीय वस्तुएं अफ्रीका, अरब, ईरान तथा भूमध्यसागरीय देशों को ले जाई जाती थी। व्यापारियों के काफिले, जिन्हें हम साठ के नाम से जानते हैं, व्यापारियों के काफिले और धर्म प्रचारकों की मंडलियां भी स्थल मार्ग से मध्य एशिया और चीन जाया करती थी। गुप्त काल के अंतिम दौर में व्यापार में हास्य दिखाई देता है। 550 ईस्वी तक भारत पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ कुछ व्यापार करता रहा, जहां वह रेशम बेचता था। 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली। इससे भारत के निर्यात व्यापार पर बुरा असर पड़ा। 6वीं सदी के मध्य तक भारतीय रेशम की मांग विदेशों में कमजोर पड़ गई थी। मदसौर अभिलेख के अनुसार 5वीं सदी के मध्य में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी पश्चिमी भारत स्थित अपने मूल निवास स्थान लाट देश को छोड़कर मदसौर चली गई और वहां उन बुनकरों ने अपना मूल व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाया। गुप्त
गुप्त काल में विशेषतः मध्य प्रदेश में ब्राह्मण पुरोहितों का भूस्वामी के रूप में उदय हुआ, जो किसानों के हितों के विपरीत था। ब्राह्मण पुरोहितों को दान में जो भूमि दी जाने लगी, उससे बहुत सी पड़ती जमीन आबाद हुई, लेकिन यह अनुदान भोगी वर्ग स्थानीय जनजातीय किसानों के ऊपर लाद दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन किसानों की हैसियत नीचे गिर गई। मध्य और पश्चिमी भारत में किसानों से बेगार लिया जाने लगा। दूसरी ओर मध्य भारत के जनजातीय इलाकों में ब्राह्मण अनुदान भोगियों ने बहुत सारी पड़ती भूमि को आबाद कराया और खेती की अच्छी जानकारी प्रचलित की। अगला आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल का सामाजिक जीवन। गुप्त शासकों द्वारा ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान देना इस बात का द्योतक है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही। ब्राह्मण गुप्त वंशियों को क्षत्रिय मानने लगे, जबकि वे मूलतः वैश्य थे। ब्राह्मणों ने गुप्त राजाओं को देवताओं के गुणों से अलंकृत रूप में चित्रित किया। इससे गुप्त राजाओं की हैसियत धर्मशास्त्र सम्मत हो गई और वे ब्राह्मण प्रधान वर्ण व्यवस्था के परम प्रतिपालक हो गए। भारी संख्या में मिले ग्राम अनुदानों के फलस्वरूप ब्राह्मणों ने खूब धन संचय किया। इस प्रकार ब्राह्मणों ने बहुत से विशेषाधिकार अर्जित किए, जो लगभग 5वीं सदी में रचित नारद स्मृति में गिनाए गए हैं। वर्ण अनेक जातियों और उपजातियों में बंट गया। इसके दो कारण हुए। भारी संख्या में विदेशों से आए लोग भारतीय समाज में घुल मिल गए और उन विदेशियों का हर समूह एक एक खास जाति का समझा जाने लगा। क्योंकि विदेशी लोग विजेता के रूप में आए, इसलिए उन्हें समाज में क्षत्रिय का स्थान मिला। पूर्ण लोग 5वीं सदी का अंत होते होते आए। अंततः राजपूतों के 36 कुलों में एक कुल मान लिए गए। आज भी हूण उपाधि वाले राजपूत मिलते हैं। जातियों की संख्या बढ़ने का दूसरा कारण था ग्राम अनुदान की प्रक्रिया में बहुत से जनजातीय लोगों का ब्राह्मण समाज में समा जाना। जनजातीय सरदार लोग उच्च कुल के माने गए, किंतु उनके सामान्य स्वजनों को नीचे कुल का माना गया और हर जनजातीय अपने नए जीवन में एक न एक जाति के रूप में अवतीर्ण हुआ। इस काल में शूद्रों की और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। अब उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने के साथ कृष्ण पूजा का अधिकार मिल गया। उन्हें कुछ गृह संस्कारों या घरेलू अनुष्ठानों का भी अधिकार मिला। इन कर्मों में अवश्य ही पुरोहितों को दक्षिणा प्राप्त होती थी। यह समझा जा सकता है कि सभी शूद्रों की आर्थिक स्थिति में हुए सुधार का ही परिणाम था। 7वीं सदी से शूद्रों की पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी, जबकि पूर्व काल में उनका चित्रण केवल ऊपर के तीनों वर्णों के वास्ते खटने वाले सेवक, दास और कृषि मजदूर के रूप में ही होता था। इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चांडालों की संख्या में। चांडाल समाज में बहुत ही पहले ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही दिखाई देते हैं। ईसा की 5वीं सदी में आकर उनकी संख्या इतनी बढ़ गई
और उनकी अपात्रताएं इतनी प्रखर हो गई कि उनकी ओर चीनी यात्री फाहियान की दृष्टि बरबस खिंच गई। फाहियान ने लिखा है कि चांडाल गांव के बाहर ही बसते थे और मांस का व्यवसाय करते थे। जब कभी वे नगर में प्रवेश करते थे, उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर दूर ही रहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि चांडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती है। गुप्तकाल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने के साथ कृष्ण की पूजा करने का अधिकार मिल गया। लेकिन गुप्त काल के पहले और गुप्त काल में भी उच्च वर्णों की स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त नहीं था। निचले दो वर्णों शूद्र और वैश्य वर्णों की स्त्रियां अपने जीवन निर्वाह के लिए अर्जन कर सकती थी। इतने से ही उन्हें बहुत कुछ स्वतंत्रता मिल गई, पर उच्च वर्णों की स्त्रियां इस स्वतंत्रता से वंचित थी। इसमें तर्क यह दिया गया है कि चूंकि वैश्य और शूद्र स्त्रियां खेती का काम और घरेलू काम करती हैं, इसलिए उन पर पति का आधिपत्य नहीं रहता है। गुप्त काल में उच्च वर्णों के लोग अधिक से अधिक जमीन करते गए, जिससे उनमें अधिक से अधिक पत्नी रखने और अधिक से अधिक संपत्ति बटोरने की प्रवृत्ति आई। पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में गुप्त काल के लोग पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे, यहाँ तक कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे। पति के मरने पर उसकी पत्नी का पति की चिता में आत्मदाह करने का पहला उदाहरण गुप्त काल में ही 510 ईस्वी में मिलता है। फिर भी गुप्तोत्तर काल की कुछ स्मृतियों में कहा गया है, यदि पति खो जाए, मर जाए या संन्यास ले ले या पतित हो जाए तो स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। उच्च वर्णों की स्त्रियों की पराधीनता का मुख्य कारण यह था कि वे अपने जीवन निर्वाह के लिए पूर्णतः अपने पति पर आश्रित थी। उन्हें स्वामित्वाधिकार नहीं था। लेकिन सबसे पुरानी स्मृतियों में भी यह कहा गया है कि विवाह के समय वधू को दी गई भेंट स्त्री धन है, जिस पर उसका पूर्ण अधिकार है, परंतु पुत्रियों को अचल संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिला था। धार्मिक जीवन। अब हम गुप्त काल के धार्मिक जीवन पर चर्चा कर लेते हैं। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया। फाहियान के अनुसार बौद्ध धर्म बहुत ही समुन्नत स्थिति में था, लेकिन यथार्थ में इस धर्म का जो उत्कर्ष अशोक और कनिष्क के दिनों में था, वह गुप्त काल में नहीं रहा, परंतु कुछ स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ तथा नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। गुप्त काल में आके महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत या वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया। इसने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता है, तब विष्णु उपयुक्त रूप में अवतार लेकर उसे बचाते हैं। विष्णु का प्रत्येक अवतार धर्म के उद्धार के लिए आवश्यक माना गया और धर्म का अर्थ राज्य द्वारा संरक्षित वर्ण विभाजित समाज और पितृतंत्रात्मक परिवार संस्था समझा गया। यह नया धर्म परम उदार था। सहज इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। यह शिल्पियों और बणिकों को भी भाया, जो सातवाहनों और कुषाणों के काल में प्रबल हो चुके थे। कृष्ण ने भगवत गीता में घोषणा की है कि जन्म से अपवित्र स्त्री, वैश्य, शूद्र भी इसकी शरण में आ सकते हैं। इस धार्मिक ग्रंथ में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार विष्णु पुराण
विष्णु स्मृति में भी वैष्णव संप्रदाय का प्रतिपादन किया गया है। 6ठी शताब्दी में आकर विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ त्रिदेव में होने लगी। फिर भी विष्णु अपने आप में प्रमुख देवता रहा। 6ठी सदी के बाद उसकी पूजा से मिलने वाले पूर्ण फलों के प्रचारार्थ बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, जिनमें सबसे ऊपर स्थान है भगवत पुराण का। इस पुराण की कथा का प्रवचन पुरोहित लोग कई दिनों में संपन्न करते थे। गुप्त काल के कुछ राजा शिव उपासक हुए, जो संहारियों प्रलय की देवता हैं। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मण धर्म का सामान्य लक्षण हो गई। अनेक त्योहार मनाए जाने लगे। विभिन्न वर्गों के लोगों में जो कृषि संबंधी त्योहार चलते थे, उन्हें भी धार्मिक रूप रंग दे दिया गया और वे पुरोहितों की आय के अच्छे साधन बन गए। गुप्तवंशी राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया। हम बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को सताए जाने का उदाहरण नहीं पाते हैं। इसका एक और कारण बौद्ध धर्म के रंग ढंग में बहुत परिवर्तन भी था। इसी क्रम में ब्राह्मण धर्म के बहुत से तत्व बौद्ध धर्म में अपना लिए गए थे। आगे बढ़ती हैं। आगे हम लोग गुप्तकालीन कला, स्थापत्य एवं साहित्य पर चर्चा करेंगे। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा कहना आर्थिक क्षेत्र में गलत भी हो सकता है, क्योंकि इस काल में उत्तर भारत में कई नगरों का पतन हुआ, लेकिन गुप्तों के पास सोना भारी मात्रा में था, चाहे वह किसी भी स्रोत से आया हो। गुप्तों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। अमीर लोग अपनी आय का कुछ भाग कला और साहित्य की साधना में लगे लोगों के भरण पोषण में लगाने में समर्थ थे। अतः कला और साहित्य के क्षेत्र में उन्नति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, जो आगामी पीढ़ियों के लिए मानदंड बन गई। गुप्तकालीन कला और स्थापत्य। इस युग में विविध कला की विविध विधाओं जैसे वास्तु स्थापत्य, चित्रकला, मृदभान कला आदि का सम्यक विकास हुआ। धर्म एवं कला का समन्वय स्थापित हुआ तथा कला पर से विदेशी प्रभाव क्रमशः समाप्त हो गया। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर हैं। आप ये पीपीटी में देख सकते हैं। सांची का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, डूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का मंदिर। मंदिरों के अतिरिक्त हमें गुप्तकालीन स्तूप भी मिलते हैं। इसके प्रमुख है सारनाथ का धमेक स्तूप और राजगृह स्थित जरासंध की बैठक। इसी प्रकार गुप्त काल में हम मूर्ति कला के बारे में आज चर्चा करते हैं। गुप्तकालीन प्रमुख मूर्तियां, जिसमें हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म से भी संबंधित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जैसे सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की बुद्ध मूर्ति, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति और इसी प्रकार देवगढ़ के दशावतार मंदिर से प्राप्त विष्णु की अनंत साई मूर्ति, जिसमें विष्णु शेष नाग पर सो रहे हैं, अनंत मुद्रा में है। उदयगिरि से प्राप्त विशाल वाराह प्रतिमा, जो कि विष्णु का ही एक अवतार है। डूमरा के शिव मंदिर से प्राप्त एक मुखी शिवलिंग। गुप्तकालीन चित्रकला पे अब बात कर लेते हैं। इस युग की चित्रकला का
प्रसिद्ध उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाओं के प्रसिद्ध चित्र हैं। यद्यपि इस चित्रावली में ईसा की पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक के चित्र शामिल हैं, फिर भी अधिकतर गुप्तकालीन हैं। इन चित्रों में गौतम बुद्ध और उनके पिछले जन्म की विभिन्न घटनाएं चित्रित हैं, जो हमें जातक कथाओं में मिलती हैं। ये चित्र वास्तविक, सजीव और सहज लगते हैं और आश्चर्य है कि 1400 वर्षों के बाद भी उनके रंगों की चमक में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे गुप्तकालीन मंदिर और चित्रकला, मूर्ति कला की कुछ उदाहरण है। आप ये देख रहे हैं, सबसे कॉर्नर पे जो है वो देवगढ़ का मंदिर है और उसके बाद अजंता की चित्रकला के उदाहरण है, मूर्ति कला का उदाहरण है। नीचे बीच में ये भीतर गांव का मंदिर है। आखिरी में ये नचना कुठारा का पार्वती मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन साहित्य के बारे में हम पिछली पीपीटी में चर्चा कर चुके हैं। गुप्तकालीन इतिहास के स्रोत के रूप में गुप्त काल में लौकिक साहित्य सर्जना के लिए स्मरणीय है। इस समय भास ने 13 नाटक लिखे जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी काल में शूद्रकृत मृच्छकटिकम जो एक ही सर्वोत्कृष्ट कोटि का नाटक है। इस काल के महाकवि कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, जिसे विश्व की 100 उत्कृष्टतम साहित्यिक कृतियों में गिना जाता है। इसका अनुवाद अनेक यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। गुप्त काल के नाटकों की विशेषता है इसका अंत सुखांत है। इन नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत बोलते हैं और जो भद्रजन है वो संस्कृत बोलते हैं। धार्मिक साहित्य की रचना में वृद्धि हुई। इसी काल में रामायण महाभारत का अंतिम संकलन और संपादन हुआ। भागवत पुराण की रचना हुई। एक आप पारणी के अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमर सिंह हुए। उनके जो नौरत्न थे अमर सिंह, उन्होंने अमर कोश की रचना की। यह संस्कृत भाषा का शब्दकोश है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में धर्मनिरपेक्ष साहित्य की रचना पहली बार हो रही है। अब हम आखिरी में गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा कर लेते हैं। इस काल में ज्योतिष, चिकित्सा और गणित की अनेक प्रतिभाओं को पैदा किया। इसका एक कारण था व्यापार के जरिए दूसरे लोगों के साथ संपर्क और ज्ञान का फैलाव। इस काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट और बारामीहिर। दोनों ही ज्योतिषी तथा गणितज्ञ थे। गणित, ज्योतिष और फलित ज्योतिष का विभाजन हो गया था। फलित ज्योतिष में आकाश के पिंडों की जानकारी का उपयोग भविष्य बताने के लिए हुआ। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु उनके इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। आज हम जानते हैं कि आर्यभट्ट का सिद्धांत सही था। भारतीय गणितज्ञों ने दशमिक स्थानमान पद्धति का प्रयोग किया और उन्हें शून्य की जानकारी थी। यह अंक पद्धति संसार में अन्यत्र प्रयुक्त होने वाली पद्धतियों से बहुत ही उन्नत थी। भारतीय अंक पद्धति और अंक संकेतों को अरबों ने अपना लिया, फिर वहां से उन्हें यूरोप ले जाया गया। अतः जिन्हें हम अरबी अंक कहते हैं वे वस्तुतः भारतीय मूल के अंक हैं। धातुओं के ज्ञान में लोगों की बहुत दिलचस्पी थी और धातुओं को मिलाने के प्रयोग किए जा रहे थे। दिल्ली के महरौली के नजदीक का जो लौह स्तंभ है, इसका उदाहरण है। आयुर्वेद पर भी कुछ ग्रंथ लिखे गए। इस प्रकार गुप्त काल में
ऐसी अनेक उपलब्धियां हुई जो एक उन्नत सभ्यता की द्योतक हैं। इनमें से कुछ पहले के काल में विकसित हो चुकी थी। भारत की शास्त्रीय संस्कृति के मूल्यांकन के लिए पहले की इन उपलब्धियों पर विचार करना आवश्यक है। अंशतः पहले के काल की समृद्धि के कारण ही गुप्त काल में विज्ञान और कला को प्रोत्साहन मिला। यह भी महत्वपूर्ण है कि भौतिक समृद्धि का उपयोग विविध प्रकार के ज्ञान को उन्नत बनाने में हुआ। इसी के साथ आपका गुप्त काल समाप्त होता है। कुछ अभ्यास प्रश्न है, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए। पहला है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? इस पे हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसका उत्तर आप लिखिएगा अपनी नोटबुक पे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में जाति प्रथाओं में किन किन बातों में परिवर्तन आए? गुप्त काल में जाति प्रथाओं में किन किन बातों में परिवर्तन आए? लास्ट प्रश्न है, विज्ञान, गणित, धातुकर्म, ललित कला और वास्तुकला में गुप्त काल की उपलब्धियों का वर्णन करें। एक प्रोजेक्ट कार्य भी आपको दे रही हूँ, नोट कर लीजिए। गुप्त काल में हुए सांस्कृतिक विकास की परियोजना तैयार करें। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग गुप्तोत्तर काल और हर्ष के काल के बारे में बातचीत करेंगे। हो गया।